तो चलिए भंडारा में आप लोग जुड़ जाइए। और आज जो है खान सर जी के जो सेट थे इनको आज मारे थे। सेट नंबर 1 था। आप लोग का जो है टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का नाम है जीके जीएस मस्ती बाय जगदेव, सर्च कीजिए और उससे जुड़ जाइए। वहाँ पर डाल दिए थे इसका पीडीएफ भी, और हम लोग भी मार लिए हैं, आप लोग भी मार लिए होंगे, आप लोग भी नंबर शेयर कर दिए हैं। चलिए तो इसका पहले तो सॉल्यूशन देखते हैं, जीके जीएस का पहले सॉल्यूशन देखते हैं, उसके बाद इस देखेंगे, फिर मैथ और रीजनिंग का देखेंगे। न्यूमेरिकल तो इसमें नहीं है थल, ठीक है। सबसे अच्छा सेट अभी लग रहा था रुक्मणी का ही लग रहे थे, और अगर हार्ड मारना है तो फिर इसके जा सर के हैं, ठीक है ना। और चलिए और एक वीडियो और बनेगा, ठीक है। आपका जो जीके जीएस मस्ती है, ठीक है ना, ये थोड़ा मतलब बराबर सर भी देख रहे हैं तो उनके बारे में कमेंट किए तो आप लोग को बताएंगे। चलिए तो बिल्कुल आप लोग शाम भी भंडारा में आइएगा। और चलिए पहले देखते हैं जीके जीएस क्या बोल रहा है। भारत में कितने राज्य और कितने केंद्रशासित प्रदेश है? तो हम जानते हैं कि वर्तमान समय में भारत में जो है 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश, 28 राज्य एवं 8 केंद्रशासित प्रदेश है। और जब दादर एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव को मिलाकर एक कर दिया गया है, तो पहले 9 था तो अब हो गया 8। कितना हो गया है? 8 हो गया है, ठीक है। तो 8 हो जाएगा बिल्कुल। और भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य जो है आंध्र प्रदेश है। और अंतिम जो गठन हुआ वो किसका हुआ? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? तो हम जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष जो है वह बदरुद्दीन तैयब जी है। ऐसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था। और उसका पहला अध्यक्ष जो बना था वो कौन बने थे? तो वो बने थे पहला अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी बने थे। और दूसरा अध्यक्ष जो बने थे दादा भाई नौरोजी जो पारसी अध्यक्ष थे। और तीसरा अध्यक्ष जो बने थे जो प्रथम मुस्लिम थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। और चौथा अध्यक्ष जो बने थे वो जॉर्ज यूले थे जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। और इसका स्थापना किया था कौन? तो इसका स्थापना किया था A.O. ह्यूम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। और महासचिव भी वही बने थे A.O. ह्यूम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है आप लोग को कि क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, इनमें से कौन सा देश 2023 में एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट का मेजबानी करेगा? तो एशियाई कप लिखा हुआ है तो इसका जाएगा चीन। 2023 में कौन करेगा? तो चमगादड़ चीन करेगा, तो चमगादड़ चीन हो जाएगा, ठीक है ना। और यही पूछता 2022 वाला जो फीफा का जो वर्ल्ड टूर्नामेंट होगा, वर्ल्ड जो कप होगा वो कहाँ होगा? कतर के दोहा। कतर के कहाँ होगा? कतर के राजधानी दोहा में होगा। कतर के राजधानी दोहा में होगा। फीफा का स्थापना हुआ था 1904 में हुआ था। और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में है। तो इतना याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, और आप लोग को पता ही है, संतोष ट्रॉफी हो गया, सुब्रोत ट्रॉफी हो गया, कोपा अमेरिका कप हो गया, और यूरो कप हो गया, डुरंड कप हो गया, ये सभी किससे संबंधित है? तो ये सभी फुटबॉल से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन, लोलट एक्ट से पारित किया जाता है। तो हम जानते हैं कि लोलट एक्ट जो है कब पारित किया गया? इसको पारित किया गया 19 मार्च 1919 ईस्वी को। और लोलट एक्ट को ही कहा गया है काला कानून कहा गया है। और महात्मा गांधी से क्या कहा था? तो महात्मा गांधी ने से कहा था बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया था, ठीक है। इसे तो इसी के जो है विरोध में जो है मतलब वहाँ पर पंजाब के 2 नेता थे, एक थे सत्यपाल मलिक और एक ठो सैफुद्दीन किचलू थे। सैफुद्दीन किचलू दोनों विरोध कर रहे थे, दोनों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिए थे। इसी के विरोध में जो है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में लोग बैठक किया था। तो जनरल आर डायल जो थे वो गोली चलाने का आदेश दे दिए थे, जिससे जो है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। तो इसका हो जाएगा बिल्कुल क्या? 1919। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, भारत ने, आप लोग पीडीएफ खोल लीजिए, टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ है। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना है? तो जानते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है भारत जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का चयन किया है, यानी मिश्रित बोले तो समाजवादी और पूंजीवादी दोनों का मिश्रण था। द्वितीय हो जाएगा। और पहला पंचवर्षीय योजना जो था ये हेलाल डोमल मॉडल पर आधारित है और इसमें कृषि को प्राथमिकता दिया गया। और दूसरा जो पंचवर्षीय योजना था ये थे महालनोबिस मॉडल पर आधारित थे और इसमें जो है उद्योग को प्राथमिकता दिया गया, फैक्ट्री को प्राथमिकता दिया गया। और तृतीय पंचवर्षीय योजना जो था उसमें दोनों को कृषि एवं उद्योग दोनों को प्राथमिकता दिया गया है, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन है कि 6 नंबर, कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है दिल्ली से शुरू होता है, दिल्ली को जोड़ता है मुंबई से, मुंबई को जोड़ता है चेन्नई से, चेन्नई को जोड़ता है कलकत्ता से, कलकत्ता फिर दिल्ली, यानी चारों मिलकर चतुर्भुज की निर्माण करता है। जैसे इसमें हैदराबाद नहीं बोले हैं तो इसका जाएगा हैदराबाद। क्या जाएगा? 6 का ए हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा। और ये स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ये राजमार्ग है। क्या है? ये राजमार्ग है, सड़क मार्ग है, सड़क मार्ग है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है यूरोप और अमेरिका के बीच जो व्यापार होता है महासागर में, वो सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। तो यूरोप देखिएगा तो यूरोप और अमेरिका के बीच अटलांटिक महासागर है, और यूरोप देखिएगा तो उत्तर में है। कहाँ है? उत्तर में, ऊपर में है, यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर हो जाएगा। तो इसका जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर, यानी हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। इसमें पूछता है दुनिया का सबसे बिजी नहर कौन है? नहर पूछता तो होता है कील नहर। क्या होता है? कील नहर होता है। ऐसे कृत्रिम रूप से पूछता तो होता सुएज नहर। क्या होता है? सुएज नहर होता है, और सुएज नहर लाल सागर में भूमध्य सागर को जोड़ता है। अब पूछेगा दुनिया का सबसे व्यस्त नदी कौन है? तो लाइन नदी जो जर्मनी में है, लाइन नदी में लाइन लग जाएगा, ठीक है, इतना व्यस्त रहता है कि। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है 8 नंबर। भारत सरकार ने किस भारतीय मसाले के लिए अमेरिकी पेटेंट को चुनौती दी और उन्हें इसे रद्द करने के लिए मजबूर किया? सही बात है। इसमें जो है अमेरिका जो है वो बोला था कि हल्दी से वो बनाए थे औषधि, तो बोला था कि हल्दी से औषधि बनाने वाला हम पहला देश बन गए हैं, तो इसका पेटेंट जारी करते हैं। कोई देश दूसरा अब नहीं बना सकता है, उसको बनाना पड़ेगा तो हमसे परमिशन लेना पड़ेगा। तो भारत बोला अरे पगलवा, इसको हम युगों से बनाते आ रहे हैं, प्राचीन काल से बनाते आ रहे हैं, हल्दी का उपयोग मेरे यहाँ औषधि के रूप में आ रहा है, तो पेटेंट जारी कर दिया। तो भारत जो है केस ठोक दिया, तो अमेरिका को झुकना पड़ा। जिसका जाएगा हल्दी। क्या जाएगा? हल्दी। हल्दी क्या है? तना है। क्या है? हल्दी हो गया, आदि हो गया जिसको अदरक बोलते हैं, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, आलू हो गया, सब क्या है? तना। क्या है? और मूली हो गया, गाजर हो गया, सरजम हो गया, सब रूपांतरित जल है, रूपांतरित जल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है। अगला है 9 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन है? तो हम जानते हैं उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अधिक आबादी वाला उत्तर प्रदेश, कम आबादी वाला सिक्किम, कम आबादी वाला सिक्किम हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला बिहार, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला बिहार। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राजस्थान, सबसे कम क्षेत्रफल वाला गोवा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 10 नंबर। द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं के आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई है? तो इसमें कौन सा एजेंसी बनाई गई? तो इसका हो जाएगा यूनिसेफ। यूनिसेफ मतलब होता है यूनाइटेड चिल्ड्रन फंड। तो चिल्ड्रन से आ रहा है, चिल्ड्रन से क्या होगा? बच्चा। क्या हो गया? यानी बच्चा हो गया, इसका हो गया यूनाइटेड चिल्ड्रन फंड हो जाता है। चिल्ड्रन मतलब बच्चा, तो इसका जाएगा यूनिसेफ। क्या जाएगा? यूनिसेफ हो जाएगा। और इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है, और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रांस के पेरिस में है, ठीक है ना। तो फ्रांस के पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय, और यूनिसेफ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। चलिए अगला क्वेश्चन। WHO का मुख्यालय, WHO का स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ है। इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है, ठीक है। और IMF का भी कहाँ है? तो अमेरिका में है, वाशिंगटन DC में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो हम जानते हैं कि खिलाफत आंदोलन जो है 1919 ईस्वी में हुआ है, और इसका नेतृत्व किए थे मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने किए थे। और खिलाफत आंदोलन क्यों किया गया? क्योंकि तुर्की के जो खलीफा था, जब प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की पराजित हो गया था मित्र राष्ट्र के द्वारा, तो तुर्की के जो खलीफा था उसे खलीफा मानने से इनकार कर दिया गया तथा उसे पद से जो हटा दिया गया था। इससे जो है पूरा वर्ल्ड के मुस्लिम नाराज़ हो गया था, भारत के भी मुस्लिम नाराज़ हुए थे। तो वो जो है एक आंदोलन किए थे महात्मा गांधी के नेतृत्व में, शौकत अली और मोहम्मद अली। इसको बोलते हैं खिलाफत आंदोलन। क्या बोलते हैं? खिलाफत आंदोलन। उसके इसी के बाद फिर जो है खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन बदल जाता है। अगला है कि 2012 नंबर क्वेश्चन। 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था? हम जानते हैं कि असहयोग आंदोलन जो 1920 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, और ये 2 वर्ष चला था, लेकिन 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरा चौरी कांड हुआ था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी को आंदोलनकारियों के द्वारा जिंदा जला दिया गया था। इससे जो है आंदोलन हिंसक हो गया। तो महात्मा गांधी कहना था अगर आंदोलन हिंसक होगा तो उसे हम वापस ले लेंगे, इसलिए महात्मा गांधी जो है आंदोलन को वापस ले लिए थे। तो इसका जाएगा क्या? इसका जाएगा ए नंबर हो जाएगा। बिल्कुल 12 के ए क्या है? बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। और फिर जो है इसी से नाराज़ होकर 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू जो है ये स्थापना कर देते हैं स्वराज दल का इलाहाबाद में स्थापना कर देते हैं, और महात्मा गांधी का गिरफ्तार हो जाते हैं। फिर महात्मा गांधी 1924 ईस्वी में छूट जाता है। 6 वर्ष का सजा होता है, लेकिन इसका तबीयत खराब होने के कारण 2 ही वर्ष में 1924 में छूट जाता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। केंद्र सरकार ने 2020 में एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने
देने हेतु कितने करोड़ रुपए के ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दी है? तो इसका हो जाएगा 13 नंबर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा 4573 करोड़ रुपया। 4573 करोड़ रुपया। आप लोग को पता है कि एथेनॉल षड्यंत्र लगाने वाला भारत का पहला जो राज्य बना वो बिहार बना है। बिहार का कौन बना है? पूर्णिया। कौन बना है? पूर्णिया बना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और जब हम डीजल या पेट्रोल में जब एथेनॉल मिलाते हैं तो उसे बोलते हैं गैसोहोल। क्या बोलते हैं? गैसोहोल कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH होता है, और इसी को एथेनॉल या इसी को बोलते हैं क्या? एथिल अल्कोहल कहा जाता है। तो बिल्कुल इसका हो जाएगा डी नंबर। क्या जाएगा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। किस मंत्रालय ने फरवरी 2021 में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की घोषणा की है? तो इसका दिया हुआ है जल शक्ति मंत्रालय। क्या आ जाएगा? जल शक्ति मंत्रालय जो गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। और जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री जो है वो कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत है। और जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं, और 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं, और 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे यानी जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा। तो बिल्कुल इसका हो जाएगा क्या? इसका हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय। गृह मंत्री कौन है? तो जानना करता है अमित शाह है। कृषि मंत्री कौन है? कृषि मंत्री तो नरेंद्र सिंह तोमर है, नरेंद्र सिंह। और कोयला मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, कोयला एवं पेट्रोलियम मंत्री दोनों है। अगला 15 नंबर। 2021 में चैंपियंस एंड बैटलन समिति का अध्यक्ष निम्न से किसे नियुक्त किया गया? तो 2021 में चैंपियन एवं बैटलन समिति का अध्यक्ष, इसमें एक ही नाम महत्वपूर्ण है, MC मैरीकॉम। तो इसका MC मैरीकॉम हो जाएगा। और MC मैरीकॉम जो सर्वाधिक बार जो है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीतने वाले, भारत के सर्वाधिक बार जीतने वाला महिला यही है, MC मैरीकॉम है। ये मणिपुर के रहने वाले हैं। ये मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग से संबंधित है। इसी को बोलते हैं सुपर मोम। क्या कहते हैं? सुपर मोम के उपनाम से मैरीकॉम को जाने जाते हैं। और मीराबाई चानू जो था, जो टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक यानी सिल्वर मेडल जीता था, 49 kg के वर्ग में कुल 202 kg उठा के जीते थे। ये भी मणिपुर के रहने वाली ही थी। चलो अगला क्वेश्चन थी ना है भी। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है 16 नंबर। किस राज्य में 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया गया? तो हम जानते हैं कि तेलंगाना। ये आप लोग को बताते थे जब भी वर्ल्ड वाला पढ़ाते थे कि वर्ल्ड में सबसे पहले तैरता हुआ सोलर पार्क का स्थापना कहाँ किया? तो सिंगापुर बताते थे। और उसी समय आप लोग को बोलते थे अगर भारत पूछेगा तो तेलंगाना बोलना है, वर्ल्ड पूछेगा तो सिंगापुर बोलना है, और भारत पूछेगा तो तेलंगाना बोलना है, ठीक है। तेलंगाना, इसका जगह तेलंगाना में ही रामप्पा मंदिर है जो विश्व धरोहर सूची में 39वां स्थान है, 40वां है, धौलावीरा गुजरात है। धौलावीरा गुजरात है, ठीक है ना। तो इसका जाएगा क्या? इसका जाएगा हो जाएगा तेलंगाना हो जाएगा। और सिंगापुर जो है भारत जो सर्वाधिक FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट कहाँ किया? तो सिंगापुर में। लेकिन भारत का जो है सर्वाधिक व्यापार किसके साथ हुआ? तो चीन को पछाड़ के अमेरिका के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है 17 नंबर है। नवंबर 2021 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष निम्न से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आ जाएगा विवेक जौहरी। सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC का अध्यक्ष विवेक जौहरी को हाल ही में स्थापित किया गया है। और आप लोग को पता होना चाहिए GST जो है कैसा कर है? GST भी अप्रत्यक्ष कर है। GST कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। और आप लोग को पूछेगा कि जैसे पूछेगा इनकम टैक्स कैसा कर है, या पूछेगा इनकम टैक्स हो गया, या पूछेगा गिफ्ट कर जो है ये कैसा कर है? तो ये डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष कर है, क्योंकि इसको हम जो आदमी पर लगता है उसे डायरेक्ट देना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है 28 नंबर है। और GST अप्रत्यक्ष है क्योंकि हमको सामान खरीदते हैं तो हम देते हैं दुकानदार को, दुकानदार देता है, तो हम डायरेक्ट सरकार को नहीं दिए, इसलिए GST क्या? अप्रत्यक्ष है, ठीक है ना। 2021 में निम्न से किससे नेपाल की प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? हम जानते हैं कि KP शर्मा ओली चल गया खोली में, और जो है शेर बहादुर दौवा जो है ये प्रधानमंत्री बन गए हैं नेपाल के। तो इसका जाएगा नेपाल का जगह शेर बहादुर देववा हो जाएंगे। और नेपाल में ही सार्क के मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में ही है। और लेकिन पूछेगा बिमस्टेक का कहाँ है? तो बिमस्टेक का है बांग्लादेश के ढाका में। और सार्क का स्थापना 1885 में हुआ था। बिमस्टेक का स्थापना 1997 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो बिल्कुल इसका आ जाएगा शेर बहादुर दौवा हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2021 में मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे किससे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का 2 दिया हुआ है, NSN प्रधाना दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? SN प्रधाना। तो NCB का प्रमुख नियुक्त किया गया है मादक पदार्थ नियंत्रण बोर्ड का SN प्रधाना।
प्रधान है ना, हाँ प्रधान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट, 20 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत के विकास दर निम्न से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया। तो संयुक्त राष्ट्र यानी UNO के द्वारा लगाया गया है 17.2%। कितना है? 7.2%, 17 है, 7.2% लगाया गया है। और UNO का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ है। इसका मुख्यालय कहाँ पर? UNO में, इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है, मैनहट्टन द्वीप पर है। और 24 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं UNO दिवस। इसका कुल 6 अंग है और एक अंग जो है वह सुरक्षा परिषद, जिसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है, जिसमें 15 सदस्य होता है, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य का कार्यकाल होता है 2 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर, 1 जूल बराबर, तो जूल किसका मात्रक है? कार्य का मात्रक है। तो कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन होता है। तो बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा। और विस्थापन का मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। और 1 बोल रहा है तो सगलो 1 लगा दो, यानी 1 न्यूटन गुना 1 मीटर, यानी हो जाएगा A नंबर। क्या हो जाएगा? A नंबर हो जाएगा। लेकिन पूछता है यही कार्य का सीजीएस मात्रक या ऊर्जा का सीजीएस मात्रक क्या है? तो बोलते हैं अर्घ। क्या बोलते हैं? अर्घ बोलते हैं। और 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का खोज किसने किया? G का खोज बोल रहा है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का खोज बोल रहा है, यानी G के मान पूछ रहा है। अगर पूछता सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत किसने दिया तो बोलते क्या? बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं? न्यूटन। लेकिन यहाँ बोला G का मान का खोज किसने किया? तो हम जानते हैं कि G का मान होता है कितना? 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। तो ये जो मान दिए थे, ये दिए थे कैवेंडिश। कौन से दिए थे? हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। ठीक है ना। और G का सही मतलब क्या आ गया? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पूछ रहा है क्या है? तो ये हो जाएगा कि क्वाइल। क्या है? क्वाइल, यानी जो लूप होता है उसको क्वाइल बोलते हैं। तो क्वाइल और चुम्बकीय क्षेत्र के बीच जब तक अपेक्षित गति होते रहेगा तब तक विद्युत उत्पन्न होता है। जनरेटर में क्या करते हैं? उसको घुमाते हैं, और घुमाते हैं तो क्या होता है? गति उत्पन्न होता है, और गति उत्पन्न होता है तो क्या होता है? बिजली उत्पन्न हो जाता है। तो इसका हो जाएगा A। क्या हो जाएगा? A नंबर हो जाएगा। 24 नंबर बोल रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस के भिन्न माध्यम में ध्वनि के चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन इसमें सही है बताना है। तो इसमें देखो, ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 होता है, सही बात है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वायु में कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड होता है। और वायु में तो नाइट्रोजन में मिला हुआ जो ऑक्सीजन से थोड़ा हल्का है। ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि अनुभार बढ़ने पर गैस में ध्वनि का चाल घटता है। तो सिर्फ ऑक्सीजन ले लेंगे तो नाइट्रोजन से ऑक्सीजन का अनुभार ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए जो है इसमें वायु से थोड़ा सा चाल कम हो जाएगा, यानी 316 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 316 हो जाएगा। और लिख रहा है आसुत जल में कितना होता है? 1498, यानी दोनों सही है, दोनों सही है ना। यानी 24 के A और B दोनों हो जाएगा, यानी A नंबर हो जाएगा। अगला 25 नंबर, ये डायरेक्ट कल पढ़ाए थे। कल आप लोग को एक वीडियो डाले थे, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, फोकस प्रकाश केंद्र क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, और सभी के बारे में डिटेल में अगर वो वीडियो देख लिए होंगे आप लोग, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। ठीक है ना। अगर उसको देख लीजिएगा तो आपको जो है प्रतिबिंब कैसे बनता है उसमें एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा। 35 मिनट में सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, और वही कॉन्सेप्ट के साथ। और उसी में लास्ट में 10 सेकंड हम बता दिए थे समतल दर्पण के बारे में, कि समतल दर्पण में बोले थे हमेशा 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 सीधा बनता है, आभासी बनता है। और सीधा आभासी बोलेंगे तो उसे बोलेंगे क्या? उस सीधा बोलेंगे, आभासी बोलेंगे बराबर, सीधा आभासी बराबर, और दर्पण के पीछे, लेकिन पार्श्विक रूप से उल्टा, पार्श्विक रूप से उल्टा। पार्श्विक रूप से उल्टा बोले तो जैसे ये हाथ है मेरा, इसको ऐसे पलट दिया, हो गया पार्श्विक रूप से उल्टा। और उल्टा बोलेंगे तो इसको ऐसे कर देंगे तो ये हो गया उल्टा, यानी मुड़िया नीचे, टंगड़िया ऊपर, तो हो गया उल्टा। अब पीछे घूम गए तो पार्श्विक रूप से उल्टा। तो समतल दर्पण में पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। ठीक है ना। और सीधा बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है। और उत्तल दर्पण बोलेगा तो उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा बनता है, सीधा बनता है। सीधा बोलेगा तो आभासी बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अवतल दर्पण में 6 तरह प्रतिबिंब बनता है, वो पढ़ा दिए, देख लीजिएगा। उत्तल लेंस में भी 6 तरह प्रतिबिंब बनता है, वो भी पढ़ा दिए, देख लीजिएगा। लेकिन अवतल लेंस में एक ही तरह प्रतिबिंब बनता है, छोटा बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है, और वस्तु की ओर ही। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कितना नंबर है? 26 है। बोल रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ़ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है? देखो 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर बर्फ़ है और 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर पानी है, तो बर्फ़ जो है पानी में बदल गया, यानी बर्फ़ जो है गुप्त ऊष्मा को अवशोषित कर लिया है, तब ने वो पानी में बदला है। तो थोड़ा सा ऊष्मा ज़्यादा पाकर वो पानी में बदल गया है, लेकिन वो क्या 0 डिग्री पर सेल्सियस है। लेकिन ऐसा ऊष्मा ग्रहण के लिए जो छिपा हुआ, जो पता नहीं चल रहा है, लेकिन बता रहा है 0 डिग्री सेल्सियस ही। यानी इसका जगह चूँकि बर्फ़ से तरल पानी में, यानी D नंबर होगा, चूँकि बर्फ़ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान जो है बर्फ़ के कण जो है ऊष्मा को अवशोषित कर लिया है। तो बर्फ़ के कण क्या किया? कुछ ऊष्मा को छुपा लिया, अवशोषित कर लिया और जल में बदल गया है, लेकिन अपना 0 डिग्री अभी भी शो कर रहा है। तो इसका होगा D नंबर।
और यहाँ पर ए नंबर में लिखा है पानी कण ऊष्मा को अवशोषित करेगा। पानी कण ऊष्मा का अवशोषित करेगा, बर्फ ऊष्मा को अवशोषित करेगा तब न जल बनेगा, तो यहाँ होगा बर्फ। क्या होगा? बर्फ। ठीक है ना। 27 नंबर है, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में किस पर निर्भर नहीं करता। हम जानते हैं कि कार्य बराबर होता है एफ एस कोस थीटा। डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एफ एस कोस थीटा। एफ मतलब बल, बल पर निर्भर करता है। एस मतलब विस्थापन, विस्थापन पर निर्भर करता है। और कोस थीटा मतलब कोण, कोस थीटा मतलब यानी बल एवं विस्थापन के बीच बनने वाले कोण, तो इस पर भी निर्भर करता है। तो देखो यहाँ बी में है विस्थापन, सही बात है। सी नंबर है बल और विस्थापन के बीच कोण, सही बात है। डी नंबर है बल, सही बात है। लेकिन ये आया कहीं? ए नंबर वस्तु प्रारंभिक वेग कहीं नहीं आया, यानी ए नंबर नहीं होगा। ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश कितना होता है? तो हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। और प्रोटॉन पर ही इतना ही होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के आगे लिख देते हैं माइनस, यानी 1.6 आगे लिख देंगे माइनस और प्रोटॉन के आगे लिखेंगे प्लस। ठीक है ना। तो इतना आवेश होता है। पूछेगा कि एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो बोलना है 6.1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो सूत्रवा लगाएंगे Q बराबर NE और उससे निकाल लेंगे 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। चलिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम H+ आयन देगा। अगर आपको जो है अम्ल भस्म का एक वीडियो डाल दिए हैं और उसमें एक बार ऐसा पढ़ा दिया अम्ल भस्म लवण की जो है, मतलब आप लोग ऐसा कभी नहीं पढ़े होंगे, जब प्लेलिस्ट में देखिएगा तो उसमें बताया था दुर्बल जो लवण होता है वो जो दुर्बल भस्म या दुर्बल अम्ल होता है वो जल में घुलकर काफ़ी कम मात्रा में, अगर अम्ल रहेगा तो काफ़ी कम मात्रा में H+ आयन देगा, अगर भस्म रहेगा तो काफ़ी कम मात्रा में OH- आयन प्रदान करेगा। तो यहाँ पर हम बताए थे कि तीनों हम याद कर लेना, आप लोग को बताया था अगर वीडियो देखे होंगे तो बोले थे इसी से जो है 90% क्वेश्चन बन जाएगा। बार बार बोलते हैं, एक नाइट्रिक अम्ल, एक सल्फ्यूरिक अम्ल और एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल बोले थे HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल बोले थे H2SO4 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोले थे HCl। ये तीनों जो है प्रबल अम्ल है और प्रबल अम्ल है, लेकिन ज़्यादा जो है ऑप्शन में यही तीनों रहता है। यही तीनों अगर आप लोग ऐड कर लीजिएगा तो 90% क्वेश्चन बन जाएगा। तो बचा क्या? बचा एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH बचा, यानी ये दुर्बल अम्ल है, तो ये काफ़ी कम मात्रा में आयन देगा, हाइड्रोजन आयन देगा। ठीक है ना। और ये तीनों जो है जो प्रबल अम्ल है ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देता है। 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है। तो हम जानते हैं कि परमाणु संख्या बोल रहा है, परमाणु संख्या पर आधारित जो है अभी आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये परमाणु संख्या के आवर्त फलन यानी परमाणु संख्या पर आधारित है, जो दिए थे 1913 ईस्वी में मोजले साहब ने दिए थे या मोसले साहब ने दिए थे। लेकिन मेंडली के जो आवर्त सारणी था वह परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु भार पर आधारित था। न्यूलैंड्स के भी आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित था। जो अष्टक नियम दिए थे न्यूलैंड साहब उसका भी परमाणु भार पर आधारित थे। और डोबेरेनियल का जो तिर्यक नियम था वो भी परमाणु भार पर आधारित था। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी जो है जिसमें 7 आवर्त और 18 वर्ग है ये परमाणु संख्या पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्षिक द्रव्यमान कितना होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल लीजिए, कार्बन का कितना होगा? 12 हो जाएगा, ऑक्सीजन का जगह 16, तो CO2 कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 16 दूनी ऑक्सीजन 2 है ना, तो 16 दूनी 32, 32 और 12 44, यानी ए नंबर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ बोल रहा है भार निकालना है, द्रव्यमान निकालना है, तो कार्बन का परमाणु भार कितना? 12 CO2, तो कार्बन है वो, तो कार्बन के भार है। ऑक्सीजन के 16, 16 के ऑक्सीजन क्या गो है? 2 गो है, 16 दूनी 32, 32 12 44। 32 नंबर बोल रहा है कि अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। तो देखिए उपचयन अपचयन यानी ऑक्सीकरण अपकरण यानी ऑक्सीडेशन और रेडिएशन में आप लोग को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। उसमें एक हम वीडियो डाल दिए हैं जिसमें सारा अभिक्रिया पढ़ा दिए हैं। ठीक है ना। और उसमें थोड़ा सा मात्रा में जो है ऑक्सीकरण अपकरण के बारे में बता दिए, अगर वो देखेंगे तो ये बन जाएगा। लेकिन एक ठो ऑक्सीकरण अपकरण के बारे में सोच रहे हैं, एक ठो पूरा डिटेल में वीडियो रहा है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है बहुत ज़्यादा बनता है और आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इसके लिए वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा। तो आप लोग सिंपल याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन का अगर त्याग होगा तो होता है ऑक्सीकरण, क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन का अगर ग्रहण करेगा तो होता है अवकरण, क्या होता है? अवकरण होता है। लेकिन इससे ही क्वेश्चन नहीं बनेगा। ऑक्सीजन, आप दूसरा याद रखना है, ऑक्सीजन अगर टूटेगा तो बोलेंगे क्या? ऑक्सीजन अगर टूटेगा तो बोलेंगे अवकरण हुआ, क्या हुआ? उसका अवकरण हुआ है। और ऑक्सीजन अगर जुटेगा तो बोलेंगे क्या? ऑक्सीकरण हुआ है। ऑक्सीजन टूटेगा तो जिससे टूटा उसका अवकरण हुआ, और ऑक्सीजन अगर जुटा तो जिसमें जुटा उसका क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर था आप लोग देखिए थोड़ा PDF में PbO है, तो PB के साथ क्या है? O है। लेकिन इधर देखेंगे जब तीर के ये साइड देखेंगे, उत्पाद के साइड देखेंगे तो PB के साथ O नहीं है, यानी ऑक्सीजन टूटा के जुटा, तो ऑक्सीजन यहाँ पर बिल्कुल टूट गया। तो ऑक्सीजन टूट गया तो यानी PbO का क्या हुआ? PbO का हुआ है अवकरण, और अवकरण को बोलते हैं अपचयन। क्या बोलते हैं? अपचयन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है D नंबर में कि लेड ऑक्साइड का उपचयन हुआ है, तो लेड ऑक्साइड का उपचयन नहीं बल्कि अपचयन हुआ। क्या हुआ? अपचयन हुआ है। तो गलत दिया हुआ है, D नंबर दिया हुआ है ना। और यहाँ पूछ रहा है ऊपर में क्या कौन सा गलत है, कौन सा गलत है, यानी पूछ रहा है।
चलिए आगे देखते हैं। कार्बन में देखो यहाँ ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन बराबर के पार देखो कार्बन में क्या ऑक्सीजन जुट गया है, यानी कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ। कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, यानी कार्बन में ऑक्सीजन जुटा है। कार्बन में क्या हुआ, ऑक्सीजन जुटा, यानी कार्बन का ऑक्सीकरण नहीं हुआ, यानी उपचयन हुआ। तो देखते हैं कार्बन कहाँ पर लिखा हुआ है, कार्बन का उपचयन हो गया, यानी सी नंबर क्या है, सही। सी नंबर क्या है, सही है। फिर लिख रहा है लेड का उपचयन हुआ, लेड का उपचयन नहीं हुआ, लेड ऑक्साइड का अपचयन हुआ, लेड ऑक्साइड का अपचयन हुआ, यानी ये बी नंबर भी क्या है, गलत। फिर बोल रहा है ए नंबर में कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन नहीं हो रहा है, कार्बन का हो रहा है। किसका हो रहा है, कार्बन का हो रहा है। किसका हो रहा है, कार्बन का। जैसा क्या हो जाएगा आंसर। तो 32 नंबर में पूछा कौन सा कथन गलत है, तो इसमें लेड ऑक्साइड का उपचयन हो रहा है, लेड, ये भी डी नंबर भी गलत है। लेड का अपचयन हो रहा है, लेड का अपचयन हो रहा है, तो लेड का अपचयन नहीं हो रहा है। 32 से क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ए और बी दोनों, ए तो गलत है करता है और बी भी गलत है, और लेड ऑक्साइड का उपचयन हो रहा है। लेड ऑक्साइड का उपचयन नहीं देना चाहिए, लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है ये देना चाहिए, ठीक है ना। यानी ए बी सी तीनों हो जा रहा है, लेकिन इसमें देना चाहिए क्या, देना चाहिए यहाँ पर अपचयन लिखना चाहिए, ठीक है ना। इसका एक क्लास ले लेंगे। अगला सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2SO4, Na2SO4 होता है। गंध धातु, अगला 34 नंबर, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस बनती है, तो हम जानते हैं गर्म धातु जब पानी के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनेगा हाइड्रोजन, क्योंकि पानी में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन निकलेगा। अब बोले ऑक्सीजन भी होता है, तो ऑक्सीजन जो है धातु से अभिक्रिया कर लेगा और बना लेगा धातु के ऑक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा, धातु के ऑक्साइड बना लेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, धातु ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है, और धातु ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है। 35 नंबर बोल रहा है गंध धातु एक मिश्र धातु है, तो गंध धातु किसका मिश्र धातु है, तो हम लोग जानते हैं कि तांबा और जिंक मिलाते हैं तो बनता है पीतल। क्या बनता है, पीतल बनता है। लेकिन तांबा एवं जिंक के साथ अगर टिन भी मिला देंगे तो बन जाएगा गंध धातु। क्या बन जाएगा, गंध धातु बन जाएगा। लेकिन तांबा एवं जिंक के साथ निकेल मिलाएंगे तो बन जाएगा जर्मन सिल्वर। क्या बन जाएगा, जर्मन सिल्वर बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन तांबा के साथ जिंक नहीं, टिन मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, तांबा के साथ जब टिन मिलाएंगे तो बन जाएगा कांसा, यानी ब्रोंज बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नाच चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप होता है। सब लोग जानता है कि नाच चिपकने वाले बर्तन पर टेफ्लॉन का लेप होता है, जिसके कारण न चिपकता है। लेकिन धातु के सतह पर जस्ता के परत चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन यानी जस्तीकरण यानी यसद लेपन कहा जाता है। अगला 37 नंबर, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसके कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसे बोलते हैं असंतृप्त कहा जाता है। आज यही है डिस्कशन में, आज यही होगा, सामने भंडारा में जरूर आइएगा। असंतृप्त कहेंगे, यानी एल्किन यानी डबल बॉन्ड, एल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो होगा असंतृप्त, और सिंगल बॉन्ड यानी एल्केन रहेगा तो होगा संतृप्त होगा। तो देखते हैं यहाँ पर ही, तो एल्केन में क्या आता है, एन आता है, तो एल्केन क्या है, संतृप्त, तो यहाँ एन आ गया यानी संतृप्त है। एथेन क्या है, संतृप्त है। ब्यूटेन में भी सिंगल बॉन्ड होगा, लास्ट में एन आ रहा है यानी संतृप्त है। मीथेन में भी लास्ट में एन आ रहा है यानी इसमें सिंगल बॉन्ड होगा, तो ये भी क्या है, संतृप्त है। लेकिन बेंजीन में आ गया इन, यानी इसमें होगा डबल बॉन्ड। क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। और आइन आता तो ट्रिपल बॉन्ड होता, तो इन और आइन यानी डबल और ट्रिपल दोनों होता है, और संतृप्त। इसका जाएगा बेंजीन, क्या जाएगा। और बेंजीन का आप लोग आकार देखिएगा तो बेंजीन में 3 कार्बन के बीच होता है, 3 कार्बन के बीच होता है क्या, तो डबल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है ना। और वो बंद श्रृंखला का निर्माण करता है, जिसको एरोमेटिक यौगिक भी कहा जाता है। और बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें पौधे के शरीर, पौधे को जड़ों, तने और पत्तियों में विभेदित किया गया है, तो इसका हो जाएगा। इसमें हम जानते हैं कि ये ब्रायोफाइटा जो होता है, पहले ब्रायोफाइटा जो होता है उसमें जड़, तना, पत्ती बिल्कुल नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। तो संवहन तंत्र यानी जाइलम फ्लोएम भी ना होता है। और उसके बाद आता है ब्रायोफाइटा के बाद आता है, पहले आता क्या, पहले आता है थैलोफाइटा आता है। थैलोफाइटा में जो है जड़, तना, पत्ती बिल्कुल नहीं होता है, तो संवहन तंत्र जाइलम फ्लोएम भी ना होता है। ब्रायोफाइटा में भी जो है जड़, तना, पत्ती दिखाई देगा, लेकिन वो होता है झूठा होता है, झूठा जड़, तना, पत्ती होता है, यानी फॉल्स होता है। क्या होता है, फॉल्स होता है। तो इसमें भी संवहन तंत्र जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता है। लेकिन टेरिडोफाइटा जो होता है इसमें पूर्ण रूप से जड़, तना, पत्ती विकसित होता है, और इसमें जो है संवहन तंत्र भी विकसित होता है। और जितना भी सजावटी पौधा जो देखते हैं घर उनमें, वो सब टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है। जैसे रोक्सिया हो गया, ठीक है ना, मार्सेलिया हो गया, सब आ जाएगा इसमें। तो इसमें क्या लिखा हुआ, 38, तो 38 का हो जाएगा इसका बी नंबर, यानी मार्सिलिया, यानी बी नंबर। रोक्सिया हो गया, मार्सिलिया हो गया, फन हो गया, ठीक है ना, फोन लिखा होता है, ये सभी ये टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। इसका बी नंबर होगा। अगला, और सबसे ज़्यादा प्रकृति में कौन सा जगत पाया जाता है, तो पाया जाता है थैलोफाइटा, थैलोफाइटा पाया जाता है। और वेचर बोलते हैं ब्रायोफाइटा को। लेकिन जीव जगत में पूछेगा तो ओल्थोपोडा हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। चलो अगला क्वेश्चन, 39, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है, तो प्रोमस्तिष्क के बारे में सही क्या नहीं है, तो बोल रहा है इसमें 2 भाग होता है जिन्हें, हाँ
प्रो मस्तिष्क मतलब होता है सेरिब्रम, प्रो मस्तिष्क मतलब सेरिब्रम, और अग्र मस्तिष्क मतलब होता है, अग्र मस्तिष्क मतलब होता है क्या, हाँ अग्र मस्तिष्क का ही भाग है ये, तो अग्र मस्तिष्क को अनुमस्तिष्क भी बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन प्रो मस्तिष्क मतलब होता है सेरिब्रम, क्या होता है, सेरिब्रम होता है। तो बोल रहा है कि इसमें दो भाग होते हैं, जिन्हें प्रो मस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं, सही बात है, यहाँ से दो भाग में बटल होगा और इसको प्रो मस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं, ठीक है ना, इधर इधर होता है। फिर बोल रहा है कि यह मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग है, बिल्कुल बात जानते हैं, सेरिब्रम जो हमारे मस्तिष्क के लगभग 2/3 भाग होता है, सबसे बड़ा भाग होता है, सही है। यह मस्तिष्क का अग्र शीर्ष और पार्श्व शीर्ष भाग बनाता है। तो बोल रहा है यह मस्तिष्क का अग्र शीर्ष यानी आगे वाला शीर्ष भाग, और यहाँ जो पिछुआ में पीछे तक जो गया होता है, आप लोग को पढ़ाए थे बताए थे, पीछे तक गया रहता है यानी बनाता है। लेकिन मस्तिष्क जो है मांसपेशिया गतिविधि को नियंत्रण प्रो मस्तिष्क नहीं करता है, मांसपेशी की गति को नियंत्रण करता है कौन, तो करता है सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क करता है, कौन करता है, अनुमस्तिष्क करता है, ठीक है ना। और अग्र मस्तिष्क को बोलते हैं फोर ब्रेन, क्या बोलते हैं, और सेरिब्रम यानी प्रो मस्तिष्क जो है ये अग्र मस्तिष्क का ही भाग है। तो यहाँ पर गलती दे दिया है, ठीक है ना। मांसपेशी नियंत्रण कौन करता है, तो हम जानते हैं अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम करता है, दारू पीने पर वही नर्वसा जाता है, तो आदमी जो किधर जाना चाहिए चल जाता है किधर, ठीक है ना। चलिए 40 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानवों में रक्त के थक्के के जमने की समान प्रक्रिया में मदद करता है। हम जानते हैं कि विटामिन पूछा तो विटामिन के होगा, प्रोटीन पूछेगा तो फाइब्रिनोजिन प्रोटीन हो जाएगा, अगर पूछेगा कौन सा कण जमा होता है तो प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स यानी रक्त बिंबाणु हो जाएगा, और कौन सा आयन पूछेगा तो कैल्शियम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 40, कितने जिक्के दे दिया, अरे पढ़ते जा रहे हैं, खत्म ही हो रहा है, इतने उसमें रहता है। ट्रिपर वैक्सीन यानी टीका, जिसको बोलते हैं DPT बोलते हैं, क्या बोलते हैं, DPT बोलते हैं। ये किस रोग में दिया जाता है, तो डी से डिप्थीरिया, पी से परट्यूटिस मतलब काली खांसी, और टी मतलब टिटनस। तो खोल लीजिए, डिप्थीरिया, परट्यूटिस यानी काली खांसी, और टिटनस कहाँ दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हेमेटोलॉजी का अध्ययन संबंधित, हम जानते हैं हेमेटोलॉजी, रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है, रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी, तो बिल्कुल इसका ए बी हो जाएगा। और रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, ये हमारे शरीर में लगभग कितना लीटर होता है, 5 से 6 लीटर होता है, और भार का जो है 7% होता है, और ये इसका pH मान 7.4 होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, और रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। अगला क्वेश्चन बता है RNA का मुख्य कार्य क्या है, तो हम जानते हैं प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन के फैक्ट्री किसे कहते हैं, RNA को कहते हैं। तो RNA का मुख्य काम है प्रोटीन का संश्लेषण करना, इसका फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। और DNA फुल फॉर्म होता है डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो इसका हो जाएगा क्या, हो जाएगा बी नंबर। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर बने होते हैं, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर जो पहला पीढ़ी बना जो काफ़ी मतलब कम विकसित था, वो था किससे, तो वैक्यूम ट्यूबर। और कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज। लेकिन पूछेगा आधुनिक कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं, आधुनिक कंप्यूटर का पिता वॉन न्यूमैन, कैसे कहते हैं, वॉन न्यूमैन, ठीक है ना। और अभी जो है विश्व का सबसे सुपर कंप्यूटर कौन है, तो अमेरिका का कंपनी है, अमेरिका का है, पहले था जापान का था फुगाकू था, लेकिन अभी अमेरिका का बन गया है, कौन बना है, तो नहीं क्या सिमोन है, ई से है, रुको ना, यूनिक्रॉन हाँ यूनिक्रॉन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताना। और भारत का भी परम 8,000 है, परम 8,000 जो है। चलिए भारत में बहुत सारा बन रहा है, तो चलिए ये सब हो गया है, और है क्या, एक और आ गया, एक प्राथमिक मेमोरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो प्राथमिक मेमोरी के बारे में राकेश भाई विचार करेगा, ठीक है ना, कंप्यूटर के बारे में। तो इसका हो जाएगा 41 का दिया हुआ है, 45 है ना, 45 का दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, यानी गतिशील RMA DRMA चीप बेसिक इनपुट आउटपुट को संग्रहित करता है। 4 नंबर समझ में आया क्या बोला है, आप लोग समझोगे तो कमेंट के बताइएगा, ठीक है। चलिए आप देखते हैं मेथड ही नहीं, मतलब जो ऊपर में लिखा इस सब के साथ लिख दिया है ना, और यहाँ है ना डी नंबर, यानी चारों सही है, रकस्वे बद मारा होगा इसका। चलो आप देखते हैं मेथड रीडिंग, और आप लोग जो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, बताइए इस चैनल के बारे में कि सारे शाम में आने के लिए भंडारा में लाइव डिस्कशन में बहुत फ़ायदा करेगा, और अभी भी सेट मारने में, ठीक है ना। चलिए देखते हैं मेथड रीडिंग।